हेलो एवरीवन। मैं लेके आया हूं आपके लिए 100 एमसीक्यू जो पेपर में आने वाले हैं। वो इसी तरह के एमसीक्यू हो सकते हैं और आपकी बोर्ड की तैयारी के लिए आपको मतलब हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस करके आप अपने बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने जो ये एमसीक्यू उठाए हैं पिछले 5 साल के पेपर के उठाए हैं और हम इसको सीरियल वाइज करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो सामने है आपके वो 2025 के हैं, फिर 2024 के आएंगे, 2023 के, 2022 के, 2021 के। तो 5 साल के एमसीक्यू मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो एमसीक्यू जो है वो 20 आते हैं, तो 20 पंजे 100, ये 100 एमसीक्यू आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं कैसे होगा और फटाफट करने की कोशिश करेंगे, बस आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर हम चेंज कर लेते हैं, अपना मार्कर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर देखने की कोशिश करना, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि साफ दिखाई दे। चलो, आपको दिख रहा होगा सामने क्या, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज, टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। ए और बी कोई दो नंबर है, उनका एचसीएफ 1 है। देखो, एचसीएफ 1 कब आता है, यानी कि ऐसे दो अलग अलग नंबर है वो एक ही टेबल में नहीं आते, तब उनका एचसीएफ जो है वो 1 आएगा। तो फिर ऐसे में उनका एलसीएम क्या आएगा। हमेशा एक बात याद रखना, जब कभी भी एचसीएफ 1 आए तो जो एलसीएम होगा ना, वो उन दोनों नंबर का मल्टीपल होगा, उन दोनों नंबर का मल्टीपल होगा। यानी ए और बी की अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, ए बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द नेचुरल नंबर, द नंबर 3 प्लस रूट 2 इज। देखो, पूछ रहा है कि ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या इंटीजर है, या नेचुरल नंबर है। तो नीचे के तो दो ऑप्शन कट गए क्योंकि इसमें रूट आ रहा है, और जब तक हमारा रूट सोल्व ना हो, जब तक रूट सोल्व ना हो, वो इरेशनल में ही काउंट होगा। अगर ये रूट हट जाता, खाली 3 प्लस 2 रहता या कोई भी ऐसा नंबर रहता, तो हम उसको रेशनल कह सकते थे, लेकिन रूट है तो ये इसको इरेशनल बनाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब आ जाओ कहां पर, हमें निकालना डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें दे रखी है, क्या दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी का फॉर्मूला, हिंदी वालों के लिए विविक्तर जो पूछते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इधर ही यहीं पे सोल्व करने की कोशिश करता हूं। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से ध्यान से देखो, बी की वैल्यू क्या है, -3। ठीक है, 4 इंटू में ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है -2। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, और 4 एकम 4, और 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर 4 दूनी 8। ये माइनस ये वाला और ये वाला माइनस में हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा ये 8, और 9 और 7 कितना होता है 17। तो डी मेरा कितना निकल के आ गया, 17 आ गया। डी कितना निकल के आ गया, 17। तो इधर से ऑप्शन नंबर बी ठीक है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हिंदी में लिखे हुए सेम क्वेश्चन यही नहीं, हाँ इंग्लिश में देखते हैं इनको क्या लिखा है। द इक्वेशन दे रखी है हमें, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और यहीं से मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जब तक मुझे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू नहीं मिल जाती, तब तक नहीं कर सकते। तो चलो यहां से बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको देखूं, ये जो लिखा हुआ मेरे पास, ठीक है, पेन थोड़ा मोटा कर लेते हैं। हाँ, अगर मैं इसको देखता हूँ और इधर मैं क्या करूँ, इसके नीचे 1 मान के एल से मिलूँ, एक्स की इसमें करूंगा तो क्या देगा, ये एक्स स्क्वायर। 1 की 1 में करूंगा तो मुझे देगा 1, और नीचे आ जाएगा x। इक्वल में हमारा चल रहा है 3, इक्वल में हमारा क्या चल रहा है 3। ये 3x जाएगा इसके पास, इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में 3x। 3x को इधर ले उठा करके एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और ये प्लस का 1 और इक्वल में 0, इक्वल में 0, इधर हमारा आ गया 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो ये इक्वेशन लिखी हुई थी नीचे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और यहां से प्लस का सी। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, यानी ए की वैल्यू आ रही है 1, बी के सामने आ रहा है -3, बी की वैल्यू क्या आ रही है -3, और सी के सामने आ रहा है 1, सी की वैल्यू हो गई 1।
सोल्व करना था हमें यहाँ पर, इधर में अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो आंसर मेरा आ जाएगा क्या, a माइनस बी प्लस सी। ए की वैल्यू क्या आई थी 1, माइनस बी की वैल्यू देखो यहाँ पर मेरी -3 आई थी तो इधर माइनस लगा देते हैं, बी की वैल्यू आई थी -3, सी की वैल्यू आई थी 1। सोल्व करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये कितना सोल्व होकर देगा, ये देगा 5। क्या देगा ये 5, और ऑप्शन नंबर ए में ही 5 दिखाई दे रहा है और यही मेरा आंसर है। ठीक है, तुक्के मारने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना अपना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है इधर। फॉर अ पॉइंट, हमें पॉइंट दे रखे हैं, पहला वाला जो होता है वो हमारा एक्स होता है, दूसरे वाला हमारा वाई होता है। पहले वाले को हम बोलते हैं एप्सिका और दूसरे वाले को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। तो कह रहा है एप्सिका माइनस ऑर्डिनेट, एप्सिका की वैल्यू कितनी है 3, माइनस ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है -5। इसको सोल्व कर दो, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 3 + 5 कितना देगा 8, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सवाल था, आसानी से हो गया। द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशो। मिड पॉइंट जो होते हैं ना वो हमेशा 1:1 में ही काटते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। कैसे काटते हैं ध्यान से देखना, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया ए और बी, मिड पॉइंट का मतलब क्या, बीचों बीच ना, मिड पॉइंट का मतलब क्या, बीचों बीच, यानी जितनी दूरी यहां से यहां तक की है उतनी यहां से यहां तक की होगी। तो जब डिस्टेंस सेम है, मान लो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, 5 से कटेगा एक बार में, 5 से कटेगा एक बार में, तो ये 1:1 ही आना है चाहे कुछ भी नंबर हो। तो ऑप्शन नंबर सी, मिड पॉइंट हमेशा 1:1 में ही काटता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटेरिया फॉर सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल। देखो इनमें से कौन सा जो है क्रिटेरिया नहीं है। एंगल एंगल सिमिलरिटी होता है, साइड 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 ये भी होता है, साइड एंगल साइड ये भी होता है, आरएचएस ये भी होता है, सारे ही ऑप्शन ठीक है। तो मैं इसमें क्या बोल दूं, जब ऑप्शन है ही नहीं वो वाला तो सारे ऑप्शन ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन तो गलत दे दिया उन्होंने, ऑप्शन इसमें है नहीं। तो जब इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो यहां पर हम अपने आप से लिख देंगे ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, या किसी में भी उल्टा सीधा जो भी तुम्हारा मन है उसमें टिक लगा देना, 1 नंबर मिल जाएगा कि क्वेश्चन में गलती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फ्रॉम द फिगर गिवन बेलो, हमें फिगर दे रखी है एक ये वाली ABC और PQR। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मेजर फॉर एंगल P। अब ध्यान से देखना, यहां पर लिखा है 3√3 और इधर लिखा है 6√3। तो √3 वाला √3 वाले से कंपेयर करना। ये जो 3.8 है और इधर 7.6 है, ध्यान से देखो, अगर तुम 7.6 का हाफ करोगे ना तो 3.8 ही आएगा, और 6√3 का हाफ करोगे तो 3√3 आएगा। तो कहीं ना कहीं हाफ हुआ है, इसका मतलब ट्राइंगल तो ये सिमिलर तो है, तो बस मुझे एंगल बताना है। तो एंगल P पूछा है, एंगल P पूछा है, जो कि मेरा निकलेगा 80 और 60 की सहायता से ही निकलेगा। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो इधर क्या करा है उन्होंने, जो ये वाली साइड थी जो राइट में थी वो इधर लेफ्ट में आ गई, तो जब ये साइड उधर गई है तो ये एंगल भी तो, ये C वाला एंगल भी तो उधर गया होगा इधर, तो जो C की वैल्यू आएगी वही मेरी P की वैल्यू आएगी। तो C कैसे निकलेगा, इसमें हम लगा लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि तीनों एंगल को जोड़ के 180 में से घटा दो, तो सीधा सीधा मैं 180 में से घटा देता हूं, तो 80 + 60 कितना देगा ये, 80 और 60 कितना होता है 140, 16 आके आएगा -40। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर। बहुत से बच्चे गलती कर देंगे, 60 लगा देंगे, कंपेयर करके कहेंगे कि ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा। अरे नहीं, ऊपर से देखो साइड जो इन्होंने चेंज कर दी, लेफ्ट की राइट, राइट की लेफ्ट। आगे चलते हैं। इंग्लिश में ले लेते हैं इस क्वेश्चन को ही। क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर पी एक टेंजेंट दे रखा है हमें ये वाला, ये पी ए टेंजेंट है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओपी बराबर 10, ये ओपी हमें दे दिया 10, लेंथ ऑफ एपी, हमें एपी की लेंथ बतानी है। अगर मैं इस ट्रायंगल को सीधा बनाने की कोशिश करूं, देखो जो टेंजेंट होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये ट्रायंगल हमारा कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। ठीक है, जहां पर मैं कह दूंगा ये वाला ए है, ये 90 डिग्री वाला ए हो गया, ऊपर पी हो गया, और इधर हमारा ओ दिखाई दे रहा है, और नीचे जो है ए ओ की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, और ऊपर ये एंगल हमें दे रखा है 30। तो करना कुछ नहीं, बस हमें एपी की वैल्यू पूछी है इसने, एपी निकालते हैं, कैसे निकलेगा ध्यान से देखना।
अगर मेरे को देखो ये क्या दे रखा है, नहीं मुझे जो 10 सेंटीमीटर दे रखा है वो पीओ दे रखा है, ये नहीं है पीओ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 सेंटीमीटर। मुझे हाइपोटेनस की सहायता से परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस की सहायता से परपेंडिकुलर निकालना है, जो कि होता है साइन थीटा। तो मैं इधर फॉर्मूला लगाता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा कितना, आप सबसे बड़ा सवाल ये थीटा कितना है। अगर ध्यान से देखो थीटा मेरे पास कौन है, ये है 30 डिग्री, लेकिन मेरे को तो चाहिए ये वाला, तो तुम ये वाला निकाल सकते हो, ये वाला 90 का, ये वाला 30 का, तो ये कितने का होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, 180 में से घटा दो, 90 और 30 120, 120 को अगर मैं 180 से घटाऊंगा तो ये आएगा 60, तो थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई 60 डिग्री। पी मेरे पास क्या है, पी को हमने बोला एपी, और हाइपोटेनस क्या है मेरे पास 10, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एपी बटे में 10, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, और ये 5 जाएगा √3 से मल्टीप्लाई होने के लिए, एपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5√3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब सर्कल दिखा के तुमसे, और 9वें चैप्टर का पूछ लिया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूछ लिया दिखा के सर्कल। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, tan 45 बराबर cot 45, यस बराबर होता है, दोनों की वैल्यू 1 होती है, sin 90 की वैल्यू होती है 1 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, दोनों की वैल्यू 1 होती है, ये भी ओके है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है क्या 1/√3, हाँ √3/2, तो ये वाला इक्वल नहीं है, यही गलत है, ये भी चेक कर लेते हैं। sin 45 होता है 1/√2, cos 45 ये भी 1/√2, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है, बाकी सारे हमारे ठीक है। इसने ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट 11वां सवाल, tan स्क्वायर ए -1/cos स्क्वायर ए, देखो जब ये cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा sec, तो tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए, ठीक है। और सीधे सीधे अगर शब्दों में बात करें कि tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, मैं अगर tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला बताऊं, ये होता है sec स्क्वायर ए -1, और ये माइनस का sec स्क्वायर ए ऐसा का ऐसे ही, प्लस के sec स्क्वायर से प्लस का sec कट जाएगा, बचेगा क्या -1, तो ये मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। In the given figure, which of the following angle represent the angle of depression? डिप्रेशन का मतलब क्या, जो एंगल ऊपर से बनते हैं, जो एंगल ऊपर से बनते हैं, तो इसमें देखो ऊपर से कौन सा एंगल आ रहा है, इसमें तो जेड आ रहा है, तो जेड देखो कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो सी मेरा आंसर है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, तो नीचे से बनता है तो वो एक्स होता, ये हमारा क्या होता है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ऊपर से बनता है उसको बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट, द पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन ऑफ गिवन फिगर, हमें इसका पैरामीटर निकालना जो शेडेड कर रखा है ना अंदर, और पैरामीटर का मतलब होता है बाउंड्री, पैरामीटर का मतलब होता है बाउंड्री, तो हमें काउंट करते हैं, अगर मेरे को यहां से तक की वैल्यू चाहिए कितनी है, ये तो हमें आर दे रखी है, यहां से तक की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये भी मुझे आर दे रखी है, और ये जो नीचे गोलाई दे रखी है क्या दे रखी है, मुझे एल दे रखी है, तो इसको जोड़ दो, आर प्लस आर 2r, और 2r में अगर मैं एल जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 2r प्लस एल, ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर ऑफ अ सर्कल टू द एरिया ऑफ द सेम सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटा, बचा क्या 1/4, तो रेशियो क्या आ गया 1/4, ऑप्शन देखो कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी। अगले पे चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड, इनमें से कौन सा सॉलिड जो है जिसका लेटरल कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सेम रहता है, एक ही फिगर, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हो, स्फीयर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका टोटल सरफेस एरिया भी क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, किसका स्फीयर का, स्फीयर अगर तुमने फॉर्मूले अगर तुम्हें याद हो तो ये सवाल फॉर्मूले में से पूछ लिया, तो स्फीयर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और अगर फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं होगा ऐसे बस देखते रह जाओगे एक दूसरे का मुंह कि क्या ऑप्शन है, और तुक्का मार के आओगे फिर वहां पर। द क्लास मार्क ऑफ द मीडियन, मीडियन दे रखा हमें, ऑफ द फॉलोइंग डाटा, क्लास मार्क बताना हमें, क्लास मार्क होता है हमारा बीच का नंबर होता है ना, जैसे इन दोनों के बीच का नंबर,
वो बताना है। लेकिन किसका पता है, यहाँ तो बहुत सारे हैं, इसका 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 इसका, किसका पता है? तो सबसे पहले मुझे मीडियन देखना पड़ेगा कि मीडियन है कौन सा। तो जो मीडियन होगा उसी का होगा। अब मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए? मीडियन के लिए तो हमें चाहिए क्या चाहिए होता है मीडियन के लिए? हमें मीडियन निकालना पड़ेगा और उसके लिए चाहिए मुझे एफ। एफ यानी कि सबसे बड़ा नंबर, और सबसे बड़ा नंबर मुझे इसमें दिखाई दे रहा है 7। और 7 के सामने कौन है? 40 और 55, इनके बीच का नंबर क्या आएगा? 40 और 55 के बीच में आता है 47.5। तो यही मेरा सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, मीडियन के लिए हमें सबसे बड़ा नंबर एफ होता है, और एफ के ठीक सामने वाले के बीच का नंबर हमें निकालना है। ठीक है, आगे चलते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ द रन स्कोर बाय द सम बैट्समैन इन टेस्ट मैच। क्या पूछ रहा है इसमें? द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। सेम ऐसा ही बताना, मॉडल लोअर लिमिट, पहले वाली लोअर होती है, दूसरी वाली अपर होती है। ये लोअर अपर, लोअर अपर, लोअर अपर। तो सबसे बड़ा नंबर देखो इसमें कौन है? सबसे बड़ा नंबर इसमें दिखाई दे रहा है 10, और 10 के सामने लोअर लिमिट कौन सी है? 4000। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट थ्रो अ डाइस। एक डाइस को फेंका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर इवेंट। अगर हम डाइस को फेंकते हैं तो हमारा क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, ये सब आ सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। गेटिंग ए नंबर बिटवीन 1 and 6, कह रहा है 1 से 6 के बीच में। क्यों भाई, 1 और 6 क्यों नहीं आएंगे? ये भी तो आ सकते हैं। गलत। गेटिंग एन ऑड नंबर 7, सिर्फ ऑड नंबर। क्यों भाई, बाकी सारे कहाँ जाएंगे? ये भी गलत। गेटिंग एन इवन नंबर, क्यों भाई, इवन क्यों, ऑड क्यों नहीं आएंगे? ये भी गलत। गेटिंग एन नेचुरल नंबर लेस देन 7, हाँ ये सारे के सारे 7 से छोटे हैं और नेचुरल भी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे कई बार ऐसे करने पड़ जाता है, 4 ऑप्शन देखने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 18 हो चुके हैं, अब आएगा तुम्हारा रीजन और असर्शन वाला। ठीक है, चलो सीधे सीधे देखते हैं रीजन और असर्शन क्या दे रखा है 19वें क्वेश्चन में। कह रहा फॉर एनी टू नेचुरल नंबर ए और बी, दो नंबर दे दिया हमें ए और बी, द एचसीएफ ऑफ ए और बी इज अ फैक्टर ऑफ द एलसीएम। हाँ होता है। देखो एचसीएफ क्या होता है, मैं कोई नंबर तुम्हें समझाने के लिए ले लेता हूं। मैंने कह दिया कि भैया ए की वैल्यू जो है 2 है और बी की वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूं, दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1 आएगा, और एलसीएम क्या आएगा? दोनों का 6 आएगा। तो क्या देखो, क्या 6 का फैक्टर 1 होता नहीं है? होता तो है, होता है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक है। अगला देखते हैं रीजन। एचसीएफ ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर डिवाइड बोथ द नंबर। जो एचसीएफ आया है, एचसीएफ जो 1 आया 1, क्या 1 2 को डिवाइड कर रहा है और 3 भी 2 को डिवाइड कर रहा है? हाँ कर तो रहा है, तो ये भी ठीक है। अगर तुम्हें ये ऑप्शन समझ में नहीं आया तो कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं हम और अच्छे समझाने के लिए। मैंने कहा अगर मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ 6 ले ली, और बी की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 10। ठीक है, इनका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ होता हुआ है जो जिसके पारे में दोनों आए। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो आएगा 2। ठीक है, और एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का? एलसीएम आ जाएगा इसका 10 20 30, एलसीएम आ जाएगा 30। अब ध्यान से देखना, क्या 2 के पार्ट से 6 डिवाइड हो रहा है और 2 से 10 भी डिवाइड हो रहा है? तो वही तो कह रहा था रीजन वाले में कि जो एचसीएफ है, एचसीएफ जो 2 नंबर का एचसीएफ है वो डिवाइड करता है बोथ द नंबर। हाँ तो कर तो रहा है, ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या करता? फॉर एनी टू नेचुरल नंबर ए और बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, जो एचसीएफ है ए और बी का वो फैक्टर होता है किसका? एलसीएम। क्या क्या 2 30 का फैक्टर नहीं है? है ना। तो जब है तो असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन आएगा? इसके लिए आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट। रीजन है, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी नहीं आएगा, क्योंकि बी में इन्होंने नोट कर दिया, इसकी वजह से गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच ऑफ सिस्टम इक्वेशन, ये दे रखा हमें, इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हमारी 2 होती है। पहली कंडीशन हमारी क्या होती है कंसिस्टेंट की? कि जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 होता है। तो पहले यही चेक करते हैं। a1 की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 2 है, इधर से b2 की वैल्यू p है और इधर से इसकी वैल्यू 2 है।
ठीक है। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं तो ये मुझे क्या देगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई, पी की वैल्यू आ जाएगी 4। लेकिन यहीं पे काम अभी खत्म नहीं होगा। कंसिस्टेंट एक हमारा इस वाली क्वेश्चन में भी होता है जो नीचे लिखा हुआ है, ये A1/A2 B1/B2 C1/C2। इन दोनों पे तो मैंने चेक कर लिया, इन दोनों पे और चेक करता हूँ एक बार। B1/B2 यानी कि P/2 और C1/C2 का मतलब यानी कि 8/2। 2 से कटेगा 4 बार में और 2 जाके मल्टीप्लाई, पी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी मुझे 4 दूनी 8। तो पी की वैल्यू 2 अलग अलग मिल रही है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। वो कह रहा है ना कि पी की वैल्यू 4 आ रही है कंसिस्टेंट में, नहीं। तो ये वाला असर्शन तो हो गया हमारा गलत। दूसरे रीजन में क्या कह रहा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन A1x B1y C1 एंड A2x B2y C2 इज कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है और इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन है, हाँ ये देखो, जब मैनी सोल्यूशन होते हैं ना तो फिर यही वाली कंडीशन बनती है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर इनफिनाइट की जगह वो कहता ओनली वन सोल्यूशन, तो फिर ये वाली कंडीशन बनाते हैं हम, ओनली वन सोल्यूशन बनता है ये, और इनफिनाइट में बनता है ये। तो इसके लिए कौन सा आ जाएगा, असर्शन गलत है, रीजन ठीक है। इसके लिए हमारे लिए ऑप्शन आएगा कौन सा, असर्शन, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। तो इस वाले के लिए हमारे लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी हमारा आंसर है। तो ये थे आपके 20 एमसीक्यू अभी, ठीक। आगे चलेंगे और ऐसे बात करते हैं, तो बने रहो वीडियो में, देखते रहो, ठीक है।